किसी भी निर्मित वस्तु के कुल लागत में 3 तत्व शामिल किए जाते हैं जिनको हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इन तीनों को 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। इनके 2 वर्गीकरण होते हैं। एक तो जो इनका प्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल होता है और एक इनडायरेक्ट रोल देते हैं। डायरेक्ट रोल होने की वजह से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर में हम डिवाइड करते हैं। यानी कि जो लेबर है, जो मटेरियल है, जो एक्सपेंसेस हैं, इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 वर्ग बनाए जाते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है उनको हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको टोटल को हम ओवरहेड के नाम से जानते हैं। यानी कि ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष व्यय के योग को उपरिव्यय यानी ओवरहेड कहते हैं। इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन इनकी विशेषताओं के अनुसार से किया जाता है। तो अगर हम इनका तत्व के अनुसार वर्गीकरण करते हैं, इनका क्लासिफाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, ओवरहेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब जो मटेरियल प्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल ना अदा करके बल्कि इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे आपका इसमें जो नट बोल्ट, कॉटन वेस्ट या लुब्रिकेंट, ये सब आते हैं। यानी जिनका एक तरीके से देखें अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट होता है, उनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट लेबर यानी कि जो मेन लेबर हैं, जो मेन वर्कर हैं, उनके साथ में जो हेल्पर लगते हैं उनको हम इनडायरेक्ट लेबर के नाम से जानते हैं। और बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। जैसे आपका माल मटेरियल मंगाने में, मटेरियल इशू करने में, प्रोडक्शन के निर्मित गुड्स को बेचने में जो ये सब एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जो ऑफिस एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो सब आपके अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एलिमेंट 3 तरह के ओवरहेड डिवाइड किए जाते हैं। इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो कार्य के अनुसार इनका वितरण होता है, विभाजन होता है एलिमेंट का, वो कार्य के अनुसार एक तो कारखाना उपरिव्यय जो कारखाने के अंतर्गत किया जाता है, जो प्रशासन या ऑफिस के अंतर्गत व्यय किए जाते हैं, या जो विक्रय और वितरण से संबंधित होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि जो फैक्ट्री के अंतर्गत किए जाएंगे, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से संबंधित होंगे, वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए व्यय किए जाते हैं, उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस तरीके से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या जो आपके ओवरहेड होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से 3 कैटेगरी बनाई गई है, जो 3 विभिन्न विभागों से संबंधित होते हैं। इन विभागों में जो व्यय अलग अलग किए जाते हैं उनको उनके टोटल को हम ओवरहेड कहेंगे। जैसे फैक्ट्री के अंतर्गत जो भी व्यय किए जाएंगे उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे। ऑफिस के अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम जो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहेंगे। और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो सेल से रिलेटेड होंगे या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे, उनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बिहेवियर यानी कि एक्सपेंडिचर किस प्रकार का है, किस नेचर का है, उसके अनुसार हम इसका डिवीजन करते हैं। तो इसको हम जो है फिक्स्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो फिक्स्ड ओवरहेड होता है जो उत्पादन के आधार पर, जो उत्पादन बढ़ने से या घटने से अप्रभावित रहते हैं, यानी इनका कोई इफेक्ट प्रोडक्शन पर नहीं पड़ता। जैसे बिल्डिंग का रेंट हुआ या इंश्योरेंस हुआ बिल्डिंग का, ये सब जो है आपके फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं, चाहे उत्पादन हो या
ना हो। दूसरा ये परिवर्तनशील उपरिव्यय या जिनको हम वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं। वेरिएबल ओवरहेड वो होते हैं जो उत्पादन होगा तो करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ जो है आपके सेमी वेरिएबल होते हैं। सेमी वेरिएबल का मतलब यह होगा कि कुछ एक निश्चित सीमा तक ये स्थिर रहते हैं, उसके बाद ज़्यादा उत्पादन ले जाने पर ये बदलते रहते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको हम अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय कहते हैं। चौथा जो है नेचर के अनुसार जब हम डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी यानी नियंत्रण के अनुसार हम जब वर्गीकरण करते हैं तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कंट्रोलेबल होते हैं यानी कि जो नियंत्रित कर सकते हैं और जो नियंत्रित नहीं कर सकते, अनियंत्रणीय या नियंत्रणीय। नियंत्रणीय क्या होते हैं यानी कंट्रोलेबल जो ओवरहेड होते हैं सामान्य रूप से जो है ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका हम उत्पादन लेते समय इनको नियंत्रित कर सकते हैं और जिनका उत्पादन लेते समय नहीं नियंत्रित कर सकते हैं उसमें जो है फिक्स्ड ओवरहेड है। जैसे बिल्डिंग का रेंट देना ही देना है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता कंट्रोल। उसके बाद जो है आप ये इंश्योरेंस इनका है, बिल्डिंग का है, प्लांट मशीनरी का इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस देने ही देने पड़ेंगे। ये जो है फिक्स्ड ओवरहेड which cannot be influenced by the action of a specified member of undertaking, यानी कि जो किसी संस्था के किसी भी सदस्य द्वारा जो प्रभावित नहीं किए जा सकते हैं उसको अनकंट्रोलेबल ओवरहेड कहते हैं। ये सामान्य रूप से फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं और जिनको नियंत्रित किया जा सकता है उसको जो है हम कंट्रोलेबल ओवरहेड या परिवर्तनशील उपरिव्यय कहते हैं। तो इस तरीके से जो ओवरहेड होते हैं उनके डिफरेंट टाइप की वर्गीकरण, डिफरेंट टाइप के प्रकार दिए गए हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो कार्यानुसार जो वर्गीकरण होता है उसमें हम जैसे कारखाना उपरिव्यय है, कार्यालय प्रशासनिक उपरिव्यय, विक्रय उपरिव्यय है, इसमें कौन कौन सी मदें या कौन कौन से आइटम शामिल करते हैं इसको हमने पेज नंबर 3 पर दिखाया है। तो कारखाना उपरिव्यय सबसे पहले लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि कास्ट ज्ञात करते समय हमें जो है ये छांटना पड़ेगा कि कौन से व्यय किस विभाग से संबंधित हैं और उसी के हिसाब से हमें कास्ट उस डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे सभी व्यय जिनके पहले कारखाना शब्द का प्रयोग हुआ हो उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल करते हैं, लेकिन जिनके केवल मजदूरी, कारखाना मजदूरी को छोड़ करके जो व्यय होंगे जिनके पहले हम कारखाना शब्द का प्रयोग किए होंगे वो कारखाना उपरिव्यय में शामिल किए जाएंगे। जैसे कारखाने का किराया है, कारखाने की स्टेशनरी है, कारखाने की बिजली है, कारखाना मैनेजर की सैलरी है, ये सब जो है इसमें आते हैं। इसके अलावा कारखाने का जो भवन है, प्लांट है, मशीन है कारखाने के अंतर्गत लगी है, इनका ह्रास, बीमा, मरम्मत, रिपेयर्स ये सब आएगा। अगर केवल इन ह्रास, बीमा, मरम्मत और नवीनीकरण दिया गया हो और ये न दिया गया हो कि ये कारखाने के किसका है तो भी हम उसको कारखाना व्यय में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश एवं शक्ति यानी लाइट एंड पावर फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट कॉस्ट में लिखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे पेंच हैं, किले हैं, नट बोल्ट्स हैं, खराब कपड़े यानी कॉटन वेस्ट हैं, ब्रश है, ऑयल और लुब्रिकेंट, ये सब जितनी भी इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसके अलावा जो मटेरियल जहाँ रखे जाते हैं जिनको हम स्टोर्स बोलते हैं, स्टोर से रिलेटेड जितने भी व्यय होंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे स्टोर्स का किराया है, स्टोर्स का इंश्योरेंस है, स्टोर्स का जो स्टोर कीपर हैं उनकी सैलरी है, ये सारे के सारे जो हैं स्टोर से संबंधित व्यय कारखाना उपरिव्यय में शामिल किए जाएंगे। सामग्री की साधारण हानि, नॉर्मल वेस्ट, यानी कि उस मटेरियल का नेचर ऐसा है कि उसकी क्वांटिटी में कमी होती है तो उसको हम साधारण हानि के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसमें जो असाधारण हानि होती है मटेरियल की वो नहीं लिखते हैं। किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा होगा, जिनको हम नक्शा कार्यालय का वेतन या ड्राइंग ऑफिस सैलरी कहते हैं, वो कारखाना उपरिव्यय में शामिल किए जाएंगे। कार्यहीन काल का साधारण व्यय, यानी जैसे मशीनें स्टार्ट की गई, मशीनें को कार्य स्थिति में लाने पर कुछ समय वेस्ट होता है।
फैक्ट्री के गेट से लेकर के मशीन तक जाने का जो समय होता है वे वेस्ट होते हैं, इनको हम कार्यहीन काल का साधारण व्यय में डालेंगे। इसके बाद है अवकाश दिवसों का वेतन, यानी कि फैक्ट्री में कोई अवकाश हो गया, कोई लीव हो गई, तो इसमें का व्यय जो है फैक्ट्री ओवरहेड में। इसी प्रकार से ओवर टाइम व्यय जो है आपका इसमें लिखा जाएगा। पावर हाउस से रिलेटेड जहाँ बिजली बनाई जाती है वहाँ से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे, रिसर्च और इसके प्रयोग के लिए यूटिलाइजेशन के लिए जो भी व्यय किए जाएंगे, रिसर्च का व्यय, ये सब कारखाने में लिखा जाता है। पर्यवेक्षण व्यय, सुपरविजन, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, हालेज, ये सब व्यय आएंगे। और जो दूषित कार्य को ठीक करने के व्यय, यानी कि कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो सब स्टैंडर्ड बन जाते हैं, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होते हैं, तो उनको ठीक करने के जो व्यय होंगे वो कारखाना ऊपर व्यय में यानी एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड में लिखे जाते हैं। इसके बाद जो अवशेष या स्क्रैप होते हैं मटेरियल के, उनको हटाने के व्यय में भी कारखाने के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल किए जाते हैं ये हमने बताया। अब आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कौन से व्यय शामिल किए जाएंगे। तो जैसा कि फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री से रिलेटेड व्यय यानी शामिल करते हैं जिनके पहले फैक्ट्री लिखा हो, उसी तरीके से ऑफिस ओवरहेड में भी जिनके पहले ऑफिस शब्द का उपयोग किया गया हो वो हम ऑफिस ओवरहेड में शामिल करते हैं। इसके अलावा जहाँ ऑफिस कार्यालय शब्द का उपयोग नहीं किया गया हो उसमें हम क्या क्या लेते हैं, जैसे डाक व्यय है, टेलीफोन व्यय है, डायरेक्टर्स फीस है, ऑडिटर फीस है, मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी एंड रेम्यूनरेशन है, लीगल खर्चे जो आते हैं वो लिखे जाएंगे। इसके बाद अलावा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं, बैंक चार्जेस, ये ऑफिस के अंतर्गत लिखेंगे। इसके बाद है गणना कार्यालय का काउंटिंग हाउस जो एक्सपेंसेस हैं, वो काउंटिंग हाउस एक्सपेंसेस का मतलब जो टेंडर प्राइस ये सब नहीं, ये जो कैलकुलेशन किए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, वो इसमें लिखे जाएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी विविध व्यय, इसके अलावा जो ऑफिस से रिलेटेड और भी कोई खर्चे हैं तो वो लिखे जाएंगे, या केवल विविध व्यय के नाम से दिया जाए तो ये लिखते हैं। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो एक इम्पॉर्टेंट इसका ओवरहेड है जो सेल से रिलेटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जो कमोडिटी बनाई गई, मैन्युफैक्चर्ड की गई, उसको किस तरीके से ट्रेडर के पास या कंज्यूमर के पास भेजा जा रहा है, उसमें जितने भी खर्चे होंगे वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। क्या क्या होंगे, विक्रय से संबंधित व्यय में विक्रय यात्रियों की व्यय, वेतन और कमीशन, यानी जो एजेंट घुमा करते हैं बेचने के लिए उनके एक्सपेंसेस जितना होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, सैलरी, कमीशन, ये सब लिखेंगे। इसके अलावा प्राइस लिस्ट या नमूने जो बनाए जाते हैं सैम्पलिंग भेजने के व्यय इसमें आएंगे। प्राइस लिस्ट मतलब कि जो सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाती है उसके व्यय। विक्रय विभाग के समस्त व्यय जो सेल्स रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनसे समस्त व्यय जो है इसमें शामिल किए जाएंगे। ग्राहकों को दिया गया कमीशन व छूट, जो कमीशन है और डिस्काउंट इनको दिया जाता है ग्राहकों को, वो सेल्स में लिखते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात होगी कि जो छूट है ग्राहकों को वो जनरली जो है इसमें नहीं लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मल रूप से यानी कि डिस्काउंट का अमाउंट कम हो तो हम लिखते हैं। इसी तरीके से बाय डेट्स जो है और बाय डेट्स से रिलेटेड जो कानूनी व्यय है, लीगल एक्सपेंसेस है, वो इसमें सेलिंग में शामिल करते हैं। लेकिन अगर बाय डेट्स आपके नॉर्मल तरीके का है तो वो हम शामिल नहीं करेंगे। शोरूम से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, विक्रय एजेंसी या शाखाओं के व्यय जो आते हैं, निविदा मूल्य यानी टेंडर प्राइस का एस्टिमेट लगाने का जो व्यय होगा, उनके विवरण और डिजाइन के व्यय होंगे। पैकिंग से संबंधित व्यय यानी कि जो वस्तुएं बेची जा रही हैं उनकी पैकिंग से रिलेटेड, पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग कराई है उसके खर्चे, ये सब इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद जो डिलीवरी वैन है, जो डिलीवरी प्रोडक्ट की डिलीवरी कराने के लिए जो वैन रखी गई हैं, गाड़ियां हैं, उनका डेप्रिसिएशन है, उनका इंश्योरेंस है, उनके ड्राइवर हैं, उनकी सैलरी, ये सब इसमें लिखे जाते हैं। फिर है गोदाम से संबंधित
व्यय, जो निर्मित माल है, जो वस्तु बनाई गई है, उसको हम जो है इसमें व्ययों को शामिल करते हैं, सेल से रिलेटेड व्यय मानते हैं। तो इस तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो डिफरेंट टाइप के व्यय होते हैं, उनके नेचर के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से हम अलग अलग हिस्सों में बांट करके उस डिपार्टमेंट में लिखते हैं और उसके बाद वहाँ तक की कॉस्ट निकालते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। किसी भी निर्मित वस्तु के कुल लागत में 3 तत्व शामिल किए जाते हैं।